कैसी है ये दिल लगी पार्ट 15। अंतरा ने उस शख्स के सीने पर अपना सिर टिका दिया था। उसकी धड़कनें साफ महसूस की जा सकती थी। कमरे की मध्यम नीली रोशनी में उस शख्स का चेहरा अभी भी मफलर के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह शख्स कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने बहुत ही भारी और दबी हुई आवाज में कहा, अंतरा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि दिनेश पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे मिसेस धरा कार्तिक सूर्य की किडनैपिंग और कई सालों तक उसे मेंटली टॉर्चर करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुनते ही जैसे अंतरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने झटके से खुद को उस शख्स से दूर किया। उसकी आंखों में अविश्वास और खौफ साफ झलक रहा था। ये क्या बकवास है? अंतरा चिल्लाई। उसका गला सूखने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? दिनेश तो बहुत शातिर है। उसने सब कुछ प्लान किया था। वो पकड़ा कैसे जा सकता है? झूठ मत बोलो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उस नकाबपोश ने धरा को झकझोरते हुए कहा। उस नकाबपोश शख्स ने मफलर थोड़ा नीचे किया। वह कोई और नहीं बल्कि अंकित था, अंतरा का भाई और कार्तिक का सबसे वफादार असिस्टेंट। अंकित ने जैसे ही अपने चेहरे से मफलर हटाया, अंतरा की चीख उसके गले में ही दब गई थी। वो 2 कदम पीछे हटी। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। अंतरा ने हकलाते हुए कहा, अंकित, तुम पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो? उसने घबराकर कमरे के कोनों की तरफ देखा और अंकित की बाह पकड़कर उसे झकझोरने लगी थी। वह फुसफुसाते हुए बोली, ये मफलर क्यों हटाया? तुमने ही तो कहा था कि इस कमरे में कार्तिक ने हिडन कैमरा लगवाए हैं। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसे ढको अभी। अंकित के चेहरे पर डर की एक शिकन भी नहीं आई थी। उसने धीरे से अंतरा का हाथ झटक दिया और बड़े ही रॉयल अंदाज में कमरे के बीचों बीच खड़े होकर चारों तरफ देखा और एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कैमरा? ओ, वो छोटा सा खिलौना। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकाली और मेज पर पटक दिया था। इस कमरे के सारे कैमरे, सारी रिकॉर्डिंग और यहाँ तक कि कार्तिक का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम इस वक्त फ्रीज है मेरी प्यारी बहन। अंतरा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अंकित, तुम क्या कह रही हो? ऐसा ना हो कि हमारी सालों की मेहनत बेकार हो जाए। अंकित ने दर्द से कराहते हुए अपने जख्मी कंधा पकड़ा, जिसे अभी कुछ देर पहले प्रज्ञा ने पट्टी बांधी थी। उसकी आंखों में वो मासूमियत अब गायब थी। उसकी जगह एक गहरी साजिश और घबराहट ने ले ली थी। धीमे बोलो अंतरा, अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों सीधा सलाखों के पीछे होंगे। अंकित ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था दिनेश पकड़ा नहीं जाएगा? उस बेवकूफ ने गोदाम में अपनी दरिंदगी दिखाने के चक्कर में सारा खेल बिगाड़ दिया। कार्तिक को कमजोर समझते समझते उसने उसे शेर बना दिया है और अब दिनेश पुलिस की हिरासत में बैठा है। लेकिन तुम, अंतरा ने उसे झकझोर दिया था, तुम तो कार्तिक के साथ थे ना? वो इस वक्त कहाँ है? अंकित ने अपना जख्मी कंधा सहलाया और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक ऐसी रूह कपा देने वाली मुस्कान आई थी जिसे देखकर अंतरा भी एक पल के लिए सिहर गई थी। वह एक डेविलिश हंसी हंसा जिसमें नफरत और जीत का मिला जुला शोर था। कार्तिक। अंकित ने बड़े ही तिरस्कार के साथ उसका नाम लिया। वो इस वक्त कहाँ होगा, ये पूछ रही हो तुम? अंतरा, वो महाशय तो इस वक्त अपनी उस बेवकूफ और जज्बाती बीवी के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे। शायद कहीं बैठकर आइसक्रीम खा रहे होंगे या फिर उसकी आंखों के आंसू पहुंच रहे होंगे। उसने एक ठंडी हवा भरी और कमरे में पड़े एक सोफे पर ढीठता से बैठ गया था। बेचारा कार्तिक सूरी। उसे लग रहा है कि उसने अपनी जंग जीत ली है। उसे लग रहा है कि उसके वफादार अंकित ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। उसे क्या पता कि जिस सांप को उसने दूध पिलाकर पाला है उसका असली जहर तो अब बाहर आने वाला है। अंकित की आंखों में दरिंदगी साफ चमक रही थी। उसने अंतरा की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अपना खून सिर्फ इसलिए बहाया है ताकि कार्तिक की आंखों पर वफादारी की ऐसी पट्टी बांध सकूं जिसे वो कभी ना खोल पाए। दिनेश तो एक महारा था जिसे पुलिस के हवाले करके मैंने खुद को हीरो साबित कर दिया है। अंकित की बातें सुनकर अंतरा के चेहरे से खौफ के बादल छट गए थे और उसकी जगह एक शातिर ठंडी मुस्कान ने ले ली थी। उसने अपने भाई के चेहरे को बड़े गर्व से देखा और फिर एक ऊंची डेविलिश हंसी हंसने लगी थी। कमरे की मध्यम नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़कर उसे और भी डरावना बना रही थी। थैंक गॉड, अंतरा ने हंसते हुए कहा। थैंक गॉड अंकित, तुम्हें याद है कि हम किसका खून है? मुझे लगा था कि उस कार्तिक सूरी की चापलूसी करते करते तुम सच में उसके गुलाम बन गए हो, पर आज तुमने साबित कर दिया कि हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हार मानना नहीं जानता। वो दिन अब दूर नहीं जब सूर्य एम्पायर हमारा होगा, जिसने हमें कभी पैरों की धूल समझा था। और सच कहूँ तो इसी वजह से मैं बेफिक्र थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा भाई कार्तिक के हर प्लान की पल पल की अपडेट मुझे दे रहा है।
अंतरा ने अंकित के जख्मी कंधे पर हाथ रखा और धीरे से दबाते हुए बोली, कार्तिक को क्या लगा कि उसने धरा को बचा लिया तो वो जंग जीत गया। उसे क्या पता कि उसकी सबसे बड़ी हार तो उसकी बगल में ही खड़ी है। वो तुम्हें अपना रक्षक समझ रहा है जबकि तुम उसके विनाश की कहानी लिख रहे हो। अंकित और अंतरा की शैतानी हंसी से कमरा गूंज ही रहा था कि अचानक बाहर गलियारे से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आई, जैसे कांच का कोई फ्लावर पॉट जमीन पर चकनाचूर हो गया हो। दोनों के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी और सन्नाटा पसर गया था। अंकित बिजली की तेजी से खड़ा हुआ। उसने जख्मी कंधे के दर्द को नजरअंदाज करते हुए मफलर फिर से चेहरे पर लपेटा। अंतरा की धड़कनें गले तक आ गई थी। कौन है बाहर? अंकित ने दबी हुई लेकिन सख्त आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई थी। अंकित ने झटके से अपनी जेब से एक चाकू निकाला और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंतरा की सांसें जैसे रुक गई थी। कमरे की नीली रोशनी में उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। जैसे ही अंकित ने दरवाजा खोला, गलियारे के अंधेरे कोने में पुरानी नौकरानी रंजना थर-थर कांप रही थी। उसने गलती से फ्लावर पॉट गिरा दिया था। वह प्रज्ञा के कमरे की लाइट जलती देख ऊपर आई थी, क्योंकि प्रज्ञा तो इस वक्त धरा के मायके में थी। लेकिन अंकित और अंतरा की भयानक बातें सुनकर उसके हाथ पांव सुन पड़ गए थे। जैसे ही उसने अंकित को बाहर निकलते देखा, वह फुर्ती से पास के भारी मखमली पर्दे के पीछे दुबक गई थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, उसे डर था कि उसकी धड़कनें ही उसका राज न खोल दें। अंकित ने बाहर आकर चारों ओर नजर दौड़ाई। गलियारे में सन्नाटा था, बस फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। अचानक उसकी नजर सीढ़ियों के पास बैठी एक बिल्ली पर पड़ी, जो मियाऊं करती हुई टूटे हुए पॉट के पास से गुजर रही थी। अंकित ने राहत की एक ठंडी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ा चाकू वापस जेब में डाल लिया था। उसने मफलर थोड़ा ढीला किया और चिढ़कर बोला, धत तेरी की। इस कमबख्त बिल्ली ने डरा ही दिया। पीछे से अंतरा भी बाहर झांकते हुए आई और बिखरे हुए कांच को देखकर फुसफुसाई, बिल्ली ही है ना पक्का? अंकित, हमें बहुत संभल कर रहना होगा। इस घर की दीवारों के भी कान हैं। हाँ, बिल्ली ही है, शांत हो जाओ। अंकित ने लापरवाही से कहा, वैसे भी इस घर के नौकर तो तुमने बदल ही दिए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन सच कुछ और ही था। दरवाजे के ठीक बगल में एक बड़े भारी पर्दे के पीछे प्रज्ञा छुपी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह इतनी जोर से दबा रखा था कि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं अंकित उसकी धड़कनें न सुन ले। उसने अभी अभी जो सुना था, उसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। अंकित, अंकित वो धोखा कैसे दे सकता है? प्रज्ञा ने मन ही मन सोचा। वो चोट, वो वफादारी, वो सब एक नाटक था। वो मेरे भाई कार्तिक को बर्बाद करना चाहता है। प्रज्ञा अंकित के दुत्कारने के बाद गुस्से में सूरी मेंशन वापस आ गई थी। वो भूल गई थी कि वो धरा के मायके में रहती है। लेकिन जैसे ही उसने मफलर के पीछे अंकित का चेहरा देखा और उन दोनों की बातें सुनी, उसके हाथ से बैग छूट गया था। अंकित के जाते ही प्रज्ञा दीवार के सहारे धीरे से नीचे बैठ गई थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जाकर भाई को सब बता दे या फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाए। अगर मैं अभी कार्तिक भाई के पास जाती हूँ तो क्या वो यकीन करेंगे? अंकित ने तो उनके लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। प्रज्ञा ने अपने आंसू पोंछे और अंधेरा का फायदा उठाकर दबे पांव वहां से भागने की कोशिश करने लगी थी। उसे किसी भी हाल में कार्तिक और धरा को सब सच बताना था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अंकित अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अंकित ने एक नजर अंतरा की ओर देखा और बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। अंकित मफलर उठाकर घर से बाहर निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ अंकित और अंतरा की साजिशों से बेखबर शहर के दूसरे हिस्से में प्यार और शरारत का एक अलग ही मंजर था। मध्यम दूधिया रोशनी में कार्तिक और धरा का कमरा किसी सुकून भरे सपने जैसा लग रहा था। कार्तिक शरारत के मूड में था और धरा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। कार्तिक जी रुकिए प्लीज। धरा बिस्तर पर लेटे लेटे हंसते हंसते दोहरी हो रही थी। कार्तिक उसे जोर जोर से गुदगुदी कर रहा था। धरा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मासूम हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर और भी मीठी लग रही थी। आखिरकार धरा ने कार्तिक की कलाई पकड़ ली थी और हाफते हुए उठकर बैठ गई थी। उसके बिखरे हुए बाल और गुलाबी चेहरा उसकी मासूमियत को और भी निखार रहे थे। वह बनावटी गुस्से में अपना मुंह फुलाकर बैठ गई थी। कार्तिक जी, एक बात कही, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? धरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कार्तिक को देखा और बहुत ही इनोसेंट अंदाज में पूछा, ये अंकित जी ना? हमें हमारी सौतन लगते हैं। कार्तिक की हंसी अचानक रुक गई थी और उसने हैरान होकर धरा को देखा। क्या सौतन? धरा, तुम कुछ भी सोच लेती हो क्या? धरा ने उसी भोलेपन से सिर हिलाया और हाथ नचाते हुए बोली, हाँ, जब देखो आपके साथ चिपके रहते हैं। ऑफिस में अंकित जी, घर आओ तो अंकित जी,
यहाँ तक कि आज गोदाम में भी वही थे। हमें आपके सामने से हटाकर आपकी जान उन्होंने ही बचाई। उन्हें आपके बारे में वो सब भी पता है जो हम बिल्कुल नहीं जानते। धरा के मासूम चेहरे पर शरारत और झिझक का मिला जुला साया था। वह अपने दिल में बोलती जा रही थी, हमें तो डर लगता है कि किसी दिन आप हमें भूलकर उनके साथ ही सुहा। कार्तिक ने वही शब्द पकड़ लिया था। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी थी। वह धीरे से धरा के करीब झुका, इतना करीब कि उसकी सांसें धरा के गालों को छूने लगी थी। सुहाग क्या? उसने जानबूझकर मासूमियत तोड़ते हुए पूछा। पूरा बोलो ना। सुहाग रात। धरा की एकदम आंखें फैल गई थी। वो घबराहट में अपनी होठ काटने लगी थी। उसका चेहरा पल भर में गुलाबी से सीधा टमाटर जैसा लाल हो गया था। वह झट से तकिया उठाकर अपने चेहरे के आगे करके बैठ गई थी। नहीं, वह हकलाते हुए बोली, आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे शब्द भी शर्मा रही हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था सुहाग कार्तिक हंसी नहीं रोक पाया था। उसने तकिया हटाने की कोशिश की, लेकिन धरा ने और मजबूती से पकड़ लिया था। अरे वाह, कार्तिक ने नाटकीय अंदाज में कहा। मैडम को अपनी बात कहने पर भी शर्म आती है, अभी से इतना शर्माओगी तो धरा ने तकिए के पीछे से आंखें तरेरी। आप बहुत छिचोरे हैं, उसने नकली नाराजगी से कहा। हम तो सीधी सी बात कर रहे थे। सीधी? कार्तिक ने सिर झुकाकर उसे देखा। धरा जी, आपकी हर सीधी बात मुझे गोल गोल घुमा देती है। धरा ने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था। कार्तिक जी, आप बहुत गंदे हैं, हमारा वो मतलब नहीं था। उसकी आवाज उंगलियों के पीछे से दबी दबी आ रही थी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए धरा के हाथों को उसके चेहरे से धीरे से हटाया। धरा की पलकें कांप रही थी और वह शर्म के मारे कार्तिक की आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। अरे, इसमें शर्माना कैसा? कार्तिक ने उसे और छेड़ते हुए कहा। तुमने ही तो कहा कि अंकित तुम्हारी सौतन है। अब अगर सौतन है तो फिर सुहागरात का ख्याल आना तो लाजमी है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी साधी धरा के दिमाग में ऐसी खतरनाक बातें भी चलती हैं। धत, चुप रहिए आप। धरा ने शर्माते हुए चेहरा छुपा लिया था कार्तिक की शर्ट में। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप सारा वक्त उनके साथ ही बिताते हैं। हमें तो लगता है कि आप अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी असिस्टेंट से प्यार करते हैं। धरा ने तकिया धीरे से नीचे किया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शर्म और शिकायत दोनों थे। तो फिर आप ही बताइए। वह बहुत भोलेपन से बोली, अंकित जी हमारी सौतन नहीं है क्या? धरा का सवाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक नीचे से एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजी। ये आवाज सुनैना जी की थी। धरा जैसे सन रह गई थी। उसके हाथ से तकिया फिसलकर बिस्तर पर गिर गया था। चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये मम्मी जी की आवाज थी। उसकी आवाज कांप रही थी। कार्तिक जी नीचे से आई है, प्रज्ञा दी। कार्तिक ने एक पल भी नहीं सोचा। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया था। वह झटके से बिस्तर से उठा। वो भूल चुका था कि वो छुपकर धरा से मिलने आया था। तुम यहीं रहो, बस इतना कहकर वे कमरे का दरवाजा जोर से खोलते हुए बाहर निकल गया था। नहीं, धरा घबराकर उसके पीछे भागी। हमें भी आपके साथ चलना है। दोनों सीढ़ियां फांदते हुए नीचे की तरफ भागे। घर की सारी लाइटें जल चुकी थी। हवा में अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ बहुत गलत हो चुका है। नीचे पहुंचते ही जो दृश्य था, उसने धरा के पांव जमा दिए थे। ड्राइंग रूम के बीचों बीच प्रज्ञा बेसुध पड़ी थी। उसका सिर एक अनजान शख्स की बाहों में टिका हुआ था। ड्राइंग रूम में जैसे वक्त थम सा गया था। कार्तिक को अचानक यूं सामने देखकर राधे श्याम जी, शैलेंद्र जी, रोहन, सीमा जी, आकाश, प्रीति, पायल, सुनैना जी और मनोरमा जी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। कार्तिक बेटा? राधे श्याम जी के मुंह से बस यही निकला, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? लेकिन किसी को भी आगे बोलने का होश नहीं था, क्योंकि उनकी नजरें प्रज्ञा पर टिक चुकी थी। प्रज्ञा उस अनजान शख्स की बाहों में थी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके घुटने छिले हुए थे। खून के हल्के हल्के निशान फर्श पर दिख रहे थे। उसकी कुर्ती अस्त व्यस्त थी और चेहरा सफेद, बिल्कुल संगमरमर की तरह। प्रज्ञा? सीमा जी घबरा कर आगे बढ़ी, लेकिन तभी प्रज्ञा के होठ हिलने लगे थे, बहुत धीमे टूटे टूटे शब्दों में। तुम धोखेबाज हो। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसे फिर से उसी डर में खींच रहा हो। धरा का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया था। वो दौड़कर उसके पास पहुंची। प्रज्ञा दी, हमें देखो, हम यहाँ हैं। धरा ने उसका हाथ थामा। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। प्रज्ञा की आंखें अध खुली थी। नजरें किसी इंसान को नहीं, जैसे किसी याद को देख रही हो। वो उसने कहा था। प्रज्ञा हड़बड़ाने लगी थी। सब खत्म हो गया, कि कोई शक नहीं करेगा। सुनैना जी फूट फूट कर रो पड़ी थी। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? कार्तिक की नजरें वो अनजान शख्स पर थी, जिसकी बाहों में प्रज्ञा थी। आप अभी भी इसे पकड़े हुए क्यों हैं? उसकी आवाज सख्त हो चुकी थी। इन्हें काउच पर लिटाइए अभी। उस अजनबी ने बिना बहस किए धीरे से प्रज्ञा को सोफे पर लिटा दिया था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाए, प्रज्ञा ने अचानक उसकी कलाई कसकर पकड़ ली थी
वो इंसान घबरा गया था क्योंकि था तो वो अंतरा का ही आदमी। मत जाने देना, वह कांपती आवाज में फुसफुसाई। वो वही है। सब लोग सन रह गए थे। कौन? रोहन के मुंह से मुश्किल से आवाज निकली थी। प्रज्ञा की आंखों से एक आंसू फिसला। उसकी होंठ कांपे। अंतरा साहब। और फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया था। प्रज्ञा फिर से बेसुध हो चुकी थी। हॉल में गहरी खामोशी छा गई थी, ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत होती है। कार्तिक की मुट्ठियां भीग चुकी थी। कार्तिक ने दहाड़ते हुए कहा, रोहन गाड़ी निकालो जल्दी। कार्तिक की आवाज में ऐसी घबराहट थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। रोहन बदहवास से चाबी ढूंढने लगा था। कार्तिक ने बिना एक पल की देरी किए प्रज्ञा को अपनी बाहों में उठाया और इन सब के बीच वो इंसान छुपकर भाग गया था। प्रज्ञा की हालत देखकर किसी को होश ही नहीं रहा था। प्रज्ञा का शरीर अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी कलाई पर पड़े नीले निशान चीख चीख कर किसी दरिंदगी की कहानी कह रहे थे। राधे श्याम जी और सीमा जी लड़खड़ाते कदमों से पीछे आए, लेकिन कार्तिक ने मुड़कर बस इतना कहा, आप लोग घर संभालिए, धरा मेरे साथ आ रही है। रोहन गाड़ी स्टार्ट करो। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन गाड़ी के अंदर का तनाव दम घुटने वाला था। रोहन के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। पिछली सीट पर धरा ने प्रज्ञा का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और लगातार उसके हाथ मल रही थी। कार्तिक की नजरें बाहर सड़क पर थी, लेकिन उसके दिमाग में प्रज्ञा के वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, अंतरा। कुछ ही देर में सब लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अस्पताल के उस गलियारे में घंटों सालों जैसे लग रहे थे। इमरजेंसी रूम की लाइट जैसे दिल की धड़कन बनकर जल बुझ रही थी। धरा एक कोने में बैठी बस शून्य को निहार रही थी, जबकि रोहन और कार्तिक बिना कुछ बोले बस चक्कर काट रहे थे। तभी दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकले। उनके चेहरे पर छाई शिकन ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। कार्तिक ने हड़बड़ाते हुए आगे बढ़कर पूछा, डॉक्टर, प्रज्ञा कैसी है वो? डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और मास्क हटाया। उनकी आवाज में गहरी सहानुभूति थी। देखिए, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन शी हैज गॉन इनटू कोमा। धरा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई थी। रोहन दीवार के सहारे बैठ गया था। डॉक्टर ने आगे कहा, उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट्स और घावों को देखकर साफ लग रहा है उन्हें बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया है। एक्सीडेंट की वजह से सिर पर जो गहरी चोट आई है, उसने दिमाग के उस हिस्से को डैमेज कर दिया है जो होश में रखने के लिए जिम्मेदार होता है। आई एम सॉरी, फिलहाल हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर अस्पताल के उस गलियारे में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया था। धरा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और कार्तिक पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खिलखिलाती हुई बहन आज जिंदगी और मौत के बीच एक पतली सी लकीर पर खड़ी थी। तभी गलियारे के दूसरे छोर से तेज कदमों की आवाज आई। अंकित, जिसके कंधे पर अभी भी पट्टी बंधी थी, हाफता हुआ दौड़कर वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता का ऐसा मुखौटा था कि कोई भी धोखा खा जाए। बॉस, प्रज्ञा कैसी है? अंकित ने कार्तिक के पास पहुंचकर बदहवास अंदाज में पूछा। उसकी आवाज में एक बनावटी कपकपी थी। मुझे जैसे ही पता चला मैं सीधा यहाँ भाग आया। क्या कहा डॉक्टर ने? कार्तिक ने धीरे से गर्दन घुमाई और अंकित की तरफ देखा। कार्तिक की आंखों में इस वक्त सिर्फ दर्द नहीं बल्कि गुस्सा और नफरत थी। उसने अंकित के कंधे पर हाथ रखा और बोला, वो कोमा में चली गई है अंकित। कार्तिक की आवाज किसी ठंडी बर्फ जैसी थी। अंकित ने घबराते हुए अपना सिर पकड़ लिया था और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रज्ञा के साथ ऐसा किसने किया? बॉस, हमें उस इंसान को ढूंढना ही होगा जिसने प्रज्ञा की ये हालत की है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धरा ने अपनी सिसकियां रोककर अंकित की तरफ देखा। उसे रह रहकर प्रज्ञा की वो आखिरी शब्द याद आ रहे थे, अंतरा साहब। कार्तिक ने अंकित के कंधे पर हाथ रखा, वही कंधा जहां साजिश का जख्म गहरा था। कार्तिक ने गहरी सांस ली और बोला, मैं जानता हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है। अंकित ने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी, क्योंकि वो जानता था कि कार्तिक की पारखी नजरें कभी भी उसका झूठ पकड़ सकती हैं। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बॉस, आप चिंता मत कीजिए, प्रज्ञा ठीक हो जाएगी और वो गुनहगार वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा। अंकित की आंखें भीगी हुई थी, पर उस नमी के पीछे कुछ ऐसा था जो सिर्फ बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखता था। कार्तिक की आंखों में इस वक्त डर से कहीं ज्यादा इंतकाम की आग धधक रही थी। अंकित की संतावना भरी बातें उसके कानों तक तो पहुंच रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। कार्तिक ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली थी कि उसके हाथ के पोर सफेद पड़ गए थे। उसकी आवाज अस्पताल के शांत गलियारे में किसी गरजते हुए तूफान की तरह गूंजी। अंकित, मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है।
मैं अब अच्छी तरह से जानता हूँ कि प्रज्ञा की इस हालत के पीछे कौन है, और इस सांप का सर कुचलना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अंकित के चेहरे पर एक पल के लिए हवाइयां उड़ गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं प्रज्ञा ने बेहोश होने से पहले कार्तिक को सब कुछ बता तो नहीं दिया, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। सुनैना जी, राधेश्याम जी और परिवार के बाकी सदस्य बदहवास हालत में बाहर निकले थे। सुनैना जी सीधे रोहन के पास पहुंची और उसका कॉलर पकड़कर रोने लगी थी। रोहन, मेरी बच्ची कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? बोलते क्यों नहीं? रोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वह चाहकर भी अपनी मां से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कार्तिक ने एक नजर अपने टूटते हुए परिवार पर डाली और फिर उसकी नजर धरा से मिली। उस एक पल की खामोशी में कार्तिक ने धरा को सब कुछ समझा दिया था, बिना किसी से एक शब्द कहे। कार्तिक मुड़ा और बिजली की तेजी से अस्पताल से बाहर निकल गया था। सूरी सदन। सुबह के 5 बजे। आसमान में अभी उजाला पूरी तरह फैला भी नहीं था। सुबह के 5 बज रहे थे। सूरी सदन के सन्नाटे को कार्तिक की गाड़ी के टायरों की चीख ने चीर दिया था। गाड़ी रुकते ही कार्तिक बाहर निकले और सीधा मेंशन के दरवाजे की ओर बढ़ा। भीतर अंतरा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उस अनजान इंसान का फोन न आने की वजह से वह घबराई हुई थी। जैसे ही उसने नीचे मुख्य दरवाजा जोर से खुलने और बंद होने की आवाज सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। अचानक पूरे घर में कार्तिक की आवाज गूंजी, अंतरा बाहर आओ। अंतरा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कार्तिक की आवाज में जो नफरत थी, वैसी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कभी कार्तिक को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वह कांपते हाथों से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बालकनी के पास खड़ी हुई और नीचे हॉल की तरफ झांका। नीचे एक कार्तिक खड़ा हुआ था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। आंखों में नींद नहीं बल्कि खून उतरा हुआ था। कार्तिक, अंतरा ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज डर के मारे हलक में फंस गई थी। तुम इतनी सुबह और इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? कार्तिक ने ऊपर देखा। उसकी एक नजर नहीं अंतरा को यह एहसास करा दिया था कि उसका बना हुआ झूठ का जाल अब तार तार होने वाला है। कार्तिक धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा था। उसके हर कदम की आवाज अंतरा के लिए मौत की दस्तक जैसी थी। सब ठीक कैसे हो सकता है अंतरा? और जब तुम आसपास हो तो सब ठीक होने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? कार्तिक की आंखों में इस वक्त इंसान नहीं बल्कि एक घायल शेर का गुस्सा था। उसने एक झटके में अंतरा की कलाई को पकड़ा और बालकनी की तरफ ले गया था। कार्तिक, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अंतरा चीखी, लेकिन कार्तिक के हाथों की पकड़ फौलाद जैसी थी। कार्तिक ने उसे बालकनी के किनारे पर इतना झुका दिया कि अंतरा का आधा शरीर हवा में झूलने लगा था। नीचे पथरीली जमीन साफ दिख रही थी। अंतरा की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थी। उसका दम घुटने लगा था। क्या किया है प्रज्ञा के साथ तुमने? कार्तिक की आवाज किसी ठंडे खंजर की तरह उसके कानों में चुभ रही थी। बोलो अंतरा, इससे पहले कि मेरा हाथ ढीला पड़े और तुम नीचे फर्श पर किसी टूटे हुए खिलौनों की तरह बिखरी पड़ी हो। सच उगल दो। ये तुम अच्छे से जानती हो ना कि हम भाइयों की जान बसती है प्रज्ञा में। फिर उसे हाथ लगाने की गलती कैसे की? अंतरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने कार्तिक की आंखों में देखा। वहां प्यार का नामो निशान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा के जख्मों का हिसाब था। अंतरा ने घबराहट में कार्तिक के हाथों को पकड़ने की कोशिश की और हाँफते हुए टूटी आवाज में बोली, कार्तिक मेरी बात सुनो। तुम होश में नहीं हो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? क्या भूल गए हो वो वादे? तुम अपनी अंतरा को इस तरह मार दोगे? उसने अपनी आवाज में वही पुरानी मिठास और बेचारगी घोलने की कोशिश की जिससे उसने सालों तक कार्तिक को अंधेरे में रखा था। कार्तिक, देखो मेरी तरफ। मैं वही अंतरा हूँ जिसे तुमने अपना माना था। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? प्लीज मुझे अंदर खींचो। मुझे डर लग रहा है। मैं बालकनी से नीचे गिर जाऊंगी। कार्तिक के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई थी। उसने अंतरा को थोड़ा और नीचे झुकाया जिससे उसकी चीख निकल गई थी। प्यार। कार्तिक ने बड़े तिरस्कार के साथ ये शब्द दोहराया। जिस औरत ने मेरी बहन को तड़पा तड़पा कर कोमा में पहुंचा दिया और मेरे ही घर में सांप बनकर डस रही थी, उससे प्यार? अंतरा, तुमने सिर्फ मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी, तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। प्रज्ञा ने बेहोश होने से पहले तुम्हारा नाम लिया है। कार्तिक ने उसकी पकड़ और मजबूत की। सच बोलो, तुम्हारे साथ और कौन कौन मिला हुआ था, वरना आज ये सुबह तेरे लिए आखिरी होगी। कार्तिक के हाथों की पकड़ इतनी खौफनाक थी कि अंतरा को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। जैसे ही कार्तिक ने उसे झकझोरने के लिए अपनी पकड़ जरा सी ढीली की,
अंतरा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा और लड़खड़ाते हुए कमरे के अंदर भागी। अंतरा बदहवास होकर अपनी अलमारी की तरफ झपटी और एक फाइल बाहर निकाली। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और धड़ाधड़ उन कागजों पर दस्तखत कर दिए थे जिन्हें उसने सालों की साजिश के बाद अपने नाम करवाया था। उसने वो फाइल कार्तिक की तरफ फेंक दी थी और चिल्लाई, ये लो, देखो इसे। मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बिजनेस, सब कुछ तुम्हें वापस कर दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए कार्तिक, बस मुझे जाने दो। हमारा हिसाब बराबर हो गया। कार्तिक ने उन कागजों की तरफ देखा तक नहीं। उसने एक ठोकर मारकर उन पेपर्स को दूर फेंक दिया था। वह धीरे धीरे अंतरा की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में एक शिकारी जैसी खामोशी थी। प्रॉपर्टी? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अपनी दौलत वापस लेने आया हूँ? कार्तिक की आवाज सख्त और भारी थी। मैं तुमसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ अंतरा, मेरी बहन की ये हालत कैसे हुई? उसने मरते मरते अपनी आखिरी सांसें टूटने से पहले तुम्हारा नाम लिया है। उसने तुम्हें सांप कहा है। मुझे जवाब दो, प्रज्ञा के साथ क्या किया तुमने? अंतरा पीछे हटते हटते ड्रेसिंग टेबल से टकरा गई थी। जब उसने देखा कि उसकी प्यार की बातें और प्रॉपर्टी का लालच कार्तिक को रोक नहीं पा रहा है तो उसका चेहरा अचानक बदल गया था। उसकी आंखों से खौफ गायब हो गया था और उसकी जगह एक ठंडी दरिंदगी ने ले ली थी। उसने झटके से मेज की दराज खोली और एक लोडेड गन निकालकर कार्तिक के सीने पर तान दी थी। पीछे हटो कार्तिक, एक कदम और आगे बढ़े तो तुम्हारे दिल के आर पार गोली उतार दूंगी। अंतरा दहाड़ी, हाँ मैंने ही किया है जो किया। तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा जान गई थी, उसे चुप कराना भी तो जरूरी था। तुम सूरी खानदान के लोग हो ही इतने बेवकूफ कि वफादारी और प्यार के नाम पर कोई भी तुम्हें लूट ले। अंतरा की आंखों में अब डर का नामो निशान नहीं था। बंदूक थामे उसका हाथ अब बिल्कुल स्थिर था और चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई थी। वह उस नकाब को उतार चुकी थी जिसे पहनकर उसने सालों तक कार्तिक को छला था। अंतरा का असली जहर। पीछे हट जाओ कार्तिक, वरना तुम्हारी यह अच्छाई आज हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। अंतरा एक ठंडी और क्रूर हंसी हंसी। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी बातों से पिघल जाऊंगी? ये कलयुग है कार्तिक, और इस कलयुग में तुम जैसे अच्छे लोग कदम कदम पर धोखा खाने के लिए बने होते हैं। कार्तिक ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी, लेकिन अंतरा ने गन की सेफ्टी हटाई और उसकी आवाज और भी तीखी हो गई थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। वह फुसफुसाई, मुझे प्रज्ञा से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे तो उस धरा को अपने रास्ते से हटाना था। वो लड़की तुम्हारे दिल और इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही थी जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। लेकिन तुम्हारी वो लाडली बहन, वो प्रज्ञा, वो बीच में आ गई। उसने हमारी बातें सुन ली। उसने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तो क्या करती मैं? उसे आरती उतार कर घर भेज देती। कार्तिक का दिल जैसे छलनी हो रहा था, पर अंतरा रुकने वाली नहीं थी। उसने बड़े तिरस्कार के साथ कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, और तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नो कार्तिक सूरी, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। तुम तो मेरे लिए बस एक डरपोक पपेट कठपुतली थे, एक ऐसे इडियट जिसे मैं अगर दिन कहूँ तो वो दिन कहता था और रात कहूँ तो रात। सच तो ये है कि मुझे तुम कभी पसंद ही नहीं थे। तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान से तो तलाक लेना ही बेहतर रहता। लेकिन मुझे उस सूरी एम्पायर की चाबी चाहिए थी। उसने गन की नली कार्तिक के माथे के करीब की। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार है कार्तिक, मेरी कोई जगह नहीं तुम्हारी लाइफ में। कार्तिक ने तल्खी से कहा। अंतरा उसकी बात पर जोरदार हंसी हंसी। तुम जैसे जज्बाती इंसान के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अंतरा की हंसी अब कमरों की दीवारों से टकराकर और भी भयावह हो गई थी। कार्तिक की खामोशी ने जैसे उसे और शह दे दी थी। वह गन पॉइंट से कार्तिक के गाल को सहलाते हुए बड़े ही घिनौने अंदाज में आगे बोली, वैसे कार्तिक, तुम्हारी बेवकूफ़ी की दास्तान तो इतनी लंबी है कि मैं पूरी किताब लिख दूं। अंतरा ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, तुम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनते हो पर अपनों को पहचानने में जीरो हो। तुम इतने बड़े इडियट हो कि तुम आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन छोड़कर भाग गई थी। कार्तिक की पलकें झपकी। उसके दिमाग में उस दिन की धुंधली और दर्दनाक यादें ताज़ा होने लगी थीं, पर वह खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। अंतरा ने जोर से हंसते हुए आगे कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गई थी कार्तिक। तुम्हारी आंखों में वो बेचारगी देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि क्या बताऊं। पर देखो तुम्हारी किस्मत,
या तुम्हारी बेवकूफ़ी कहूँ कि तुमने पलटकर मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाकर खड़ा कर दिया, अपनी ही फैमिली को घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया। अंतरा का लहजा अब और भी जहरीला हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी उस सती सावित्री बीवी धरा की जो गंदी फोटोज वायरल हुई थी, तुम्हें क्या लगता है वो आसमान से टपकी थी? वो सब मैंने ही करवाई थी। मैंने और दिनेश ने मिलकर उसे बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मैंने चाहा था कि तुम उसे धक्के मारकर घर से निकाल दो। अंतरा ने कार्तिक के चेहरे के बेहद करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, पर तुम तो बस मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचते रहे। सबूत चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे सामने धरा की बेगुनाही कहते रहे, पर तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझ पर यकीन किया। तुमने अपनी उस मासूम बीवी को शक की आग में जलाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी संतरा ने तुमसे झूठ कहा था। कार्तिक का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह अंतरा की बेवकूफ़ी पर अफसोस कर रहा था। अंतरा ने ट्रिगर पर उंगली कसते हुए कहा, अब बताओ कार्तिक, क्या अभी तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है या फिर अफसोस हो रहा है कि काश तुमने उस दिन अपनी बीवी की बात सुन ली होती। अंतरा की उंगली ट्रिगर पर दबाव बना ही रही थी कि तभी पीछे से एक साया बिजली की तेजी से झपटा। इससे पहले कि अंतरा को समझ पाती, अंकित ने पीछे से उसकी कलाई को पूरी ताकत से मरोड़ा और झटके से उसके हाथ से गन छीन ली थी। जैसे अंतरा ने पलटकर देखा कि अंकित पीछे है, वह झुंझला कर बोली, अंकित, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। अंकित ने बिना किसी रहम के अंतरा को जोर का धक्का दिया। अंतरा संभल भी नहीं पाई थी और औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी थी। उसके बिखरे हुए बाल और चेहरे पर फैली घबराहट उसकी हार की पहली निशानी थी। अंतरा बौखलाते हुए जमीन से उठी और चिल्लाई, अंकित, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। हमारे प्लान का क्या, हमारे सपनों का क्या? अंकित ने गन अंतरा की ही तरफ कर दी थी और सख्त लहजे में बोला, चुप रहो अंतरा, तुमने हद पार कर दी है। अंतरा जमीन पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना हुआ था, लेकिन अंकित के गन के पॉइंट अपनी तरफ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई के साथ मिलकर उसने ये पूरा चक्रव्यूह रचा, वही आज उसे बेनकाब कर रहा है। अंतरा पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी थी, एक ऐसी हंसी जिसमें हार का डर और बदले की आग दोनों थे। वह चीखते हुए चिल्लाई, अंकित, वाह क्या एक्टिंग है! अपनी गर्दन बचाने के लिए तुम अपनी ही बहन की बलि चढ़ाओगे? वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए चीखी, कार्तिक, तुम इस पर यकीन मत करना, ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। कार्तिक की नजरें अब अंकित पर टिक गई थीं, जिनमें पहले से ही शक की एक बारीक लकीर खींच चुकी थी। अंतरा ने अपने बाल पीछे झटके और अंकित की आंखों में आंखें डालकर बोली, अंकित, तूने सोचा था कि तू मुझे धक्का देकर हीरो बन जाएगा और कार्तिक सूरी तुझे गले लगा लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अंतरा की हंसी अब एक डरावनी चीख में बदल चुकी थी। उसने अपनी बिखरी हुई जुल्फों को झटके से पीछे किया और अंकित की ओर घृणा से देखते हुए कार्तिक की तरफ मुड़ी। कार्तिक, तुम जिसे अपना सबसे वफादार एम्प्लॉय समझते हो, असल में वही प्रज्ञा की इस हालत का जिम्मेदार है। अंतरा ने अंकित की आंखों में आंखें डालकर जहर उगला, क्या मैं नहीं जानती अंकित कि तू बचपन से प्रज्ञा से पागलों की तरह प्यार करता है? तूने कई बार कोशिश की कि वो तेरी हो जाए, लेकिन जब उसने तुझे धुतकार दिया होगा तो तेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई होगी। वैसे भी वो अपने भाई के नौकर से शादी क्यों करेगी? कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अंकित का हाथ गन पर कांपने लगा था। अंतरा आगे बढ़ी और चिल्लाई, कार्तिक, प्रज्ञा को किसी अनजान शख्स ने नहीं बल्कि इसी अंकित ने अपनी गाड़ी से उड़ाया है। प्रज्ञा हमारी बातें सुन चुकी थी और ये डर गया था। इसने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसके पीछे गुंडे भेजे ताकि हमारा राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। अंकित का चेहरा सफेद पड़ चुका था और कार्तिक की मुट्ठियां फिर से भींच गई थीं। अंकित की आंखों में अंतरा के लिए नफरत साफ दिख रही थी। अंतरा ने जो इल्जाम अंकित पर लगाए थे, अंकित ने उन पर ध्यान देने के बजाय सीधे कार्तिक की आंखों में देखा। अंकित ने गन की पकड़ और मजबूत की और बोला, अंतरा, तुम कितनी गिर सकती हो? खुद को बचाने के लिए अपने भाई पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। प्रज्ञा मेरी दोस्त है, मेरी जान है। उस पर गाड़ी चढ़ाने की बात तुम्हें ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। अंकित ने कार्तिक की तरफ मुड़कर कहा,
बॉस, मुझे माफ करना कि मैंने आपको खुद पर शक होने दिया, लेकिन मैं जानता था कि अंतरा अपनी जुबान तभी खोलेगी जब उसे लगेगा कि मैं उसके साथ हूँ। मैंने प्रज्ञा के साथ मिलकर सब प्लान किया ताकि अंतरा बेफिक्र होकर अपनी जीत का जश्न मनाए और सच उगल दे। तभी दरवाजे पर प्रज्ञा का साया उभरा। उसके सिर पर पट्टी बनी थी, पर उसकी आंखों में गजब की दृढ़ता थी। क्या यहाँ मेरी बात हो रही है? प्रज्ञा की आवाज में एक गूंज थी। सबके सब सन रह गए थे। अंतरा को लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। प्रज्ञा धीरे धीरे कमरे के बीच में आई और सीधी अंतरा के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हाय अंतरा, कैसा लग रहा है मुझे अपने सामने देखकर? वैसे मैं जानती हूँ खुशी तो नहीं हुई होगी, प्रज्ञा ने कड़क आवाज में कहा। वैसे अंतरा, तुमने सोचा था कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगी? तुम्हारी बदकिस्मती थी कि उस गाड़ी के ब्रेक ऐन मौके पर लग गए थे। मुझे चोट आई, पर मेरी याददाश्त और मेरी हिम्मत नहीं टूटी। वैसे अंकित ने मेरी हेल्प न की होती तो शायद मैं सच में कोमा में होती। प्रज्ञा ने कार्तिक का हाथ थामा और बोली, भाई, अंकित बेगुनाह है। जब मैं घर से आपको बताने के लिए भाग रही थी तो अंकित ही था जो मुझे बचाने के लिए आया था। अंतरा और उसके गुंडों ने तो मुझे घेर लिया था, लेकिन अंकित ने अपनी जान पर खेलकर मुझे वहां से निकाला। अंकित ने अपनी जेब से एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकाला और मेज पर रख दिया। बॉस, अंतरा ने अभी जो कुछ भी कबूला, शादी के दिन भागना, धरा भाभी के फोटोज वायरल करना और प्रज्ञा को रास्ते से हटाने की साजिश, वो सब इस रिकॉर्डर में और उस छुपे हुए कैमरे में कैद हो चुका है जिसे मैंने फ्रीज करने का नाटक किया था। अंकित ने अंतरा की तरफ देखकर एक ठंडी मुस्कान दी थी। अब ये रिकॉर्डिंग सीधे कोर्ट में पेश होगी। अंतरा, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। पुलिस बाहर खड़ी है। अंतरा का चेहरा अब राख की तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। अंतरा को लगा था कि रिकॉर्डर की बात सुनकर वह भाग निकलेगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, सामने धरा खड़ी थी। धरा की आंखों में आज वह पुरानी मासूमियत नहीं, बल्कि एक घायल शेरनी का गुस्सा था। धरा ने शांत पर खौफनाक आवाज में कहा, इतनी जल्दी क्या है अंतरा? अभी तो मेहमान नवाजी शुरू हुई है। अंतरा पीछे हटी, लेकिन पीछे से प्रज्ञा ने उसका रास्ता रोक लिया था। अंतरा अब दो ऐसी लड़कियों के बीच गिरी थी जिन्हें उसने बर्बाद करने की कसम खाई थी। अंतरा ने हकलाते हुए कहा, धरा, तुम तो कार्तिक को छोड़ चुकी हो ना? धरा धीरे धीरे अंतरा के करीब आई। अंतरा ने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन धरा ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और एक जोरदार तमाचा अंतरा के गाल पर जड़ दिया था। पूरे कमरे में सन्नाटे को चीरती हुई उस थप्पड़ की गूंज सुनाई दे गई थी। यह थप्पड़ उस धरा की तरफ से है जिसे तुमने बदनाम करने की कोशिश की। छटाक दूसरा थप्पड़। और ये उस पत्नी की तरफ से है जिसके पति के दिमाग में तुमने जहर घोला। अंतरा जमीन पर गिर पड़ी थी। उसकी लिपस्टिक फैल गई थी और बाल अस्त व्यस्त थे। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, मैं जानती हूँ आपने इस पार्ट के लिए बहुत इंतजार किया था, और सच कहूँ तो मैं भी अगर स्टोरी अपलोड ना करूँ तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, तो अब से रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूंगी। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thanks for watching. Please like, comment and share this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.